औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोलिक्यूलोजेनेसिस, उसकी हार्मोनल रेगुलेशन, oogenesis और उसकी हार्मोनल रेगुलेशन को। आज हम देखेंगे कि एग रिलीज हो गया। एग रिलीज होने के बाद अगर स्पर्म के साथ उसका मैचअप हो जाता है, वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, तो उसके बाद प्रोसेस क्या होंगे। तो आज हम सिंपली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन का इससे पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो सिंपल एक डेफिनेशन है, फ्यूजन ऑफ एग विद स्पर्म और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये जितनी डेफिनेशन इजी और सिंपल लग रही है, ये उतनी ही कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को जब हमने स्टार्ट कर लिया है तो हम देखेंगे कि फ्यूजन ऑफ एग्स एंड गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब हमने देखा कि फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की टाइप्स क्या है, मतलब कहाँ किस एनवायरनमेंट में होगी तो उससे क्या कहेंगे। अब हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म है। अगर यही फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म अगर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर होती है तो उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर यही फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होती बल्कि बाहर किसी एनवायरनमेंट में होती है, किसी पूल में होती है या वाटर बॉडी के अंदर होती है, तो उससे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है इसकी टाइप्स है दो तरह की टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि जो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो इनमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। स्टेप के साथ साथ हम फिर ये देखेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें स्टेप्स कौन कौन से होंगे, फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से होंगे। अब सबसे पहले आपको बताता चलूं कि चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, जो इनका फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा केमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। तो सबसे पहला स्टेप इनका होगा केमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। केमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। अब देखें केमोटैक्टिव, अब कोई भी हमारे पास सीपीसी है, उसमें अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है तो उसमें ये स्टेप लाजमी तौर पर होगा केमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म, चाहे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हो चाहे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हो। अब इसके बाद केमोटैक्टिक अट्रैक्शन हो गई तो इसके बाद जो स्टेप होगा हमारे पास वो होगा एक्रोसोमल रिएक्शंस। अब एक्रोसोमल रिएक्शन कोई एक रिएक्शन नहीं है बल्कि ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से रिएक्शन है और सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमने इसको क्यों कहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि इसके स्टेप्स ये वाले इन्वॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनके फ्लॉज क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये आउटसाइड फीमेल बॉडी के होती है, आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। इसका मतलब ये किसी ना किसी जगह वाटर बॉडी के अंदर होती है। इसमें पूल हो सकता है, सी हो सकता है, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन डिस्टेंस से स्टार्ट नहीं होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन डू नॉट स्टार्ट
Acrosomal reactions do not start from distance. जबकि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो डिस्टेंस से स्टार्ट होते हैं। एक खास फासले पर जब एग और स्पर्म मौजूद होते हैं तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें जो एक्रोसोमल बैग है, एक्रोसोमल बैग ऑफ एंजाइम्स है, वो एग से रिलीज नहीं होता, वो एग से रिलीज नहीं होता क्योंकि एग तो मौजूद, एग के तो खास लेयर्स मौजूद होती है, वो ओविडक्ट के पास होता है, जबकि जो स्पर्म होता है वो डिफरेंट वेज क्रॉस करके आ रहा होता है, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब कि जो एक्रोसोमल बैग है, रिएक्शन है, मतलब बैग ऑफ केमिकल्स है, वो एग से रिलीज नहीं होता। जबकि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एक्रोसोमल बैग ऑफ एंजाइम है वो एट अ डिस्टेंस ही किससे जारी हो जाता है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो एग से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? एग से रिलीज होता है। अब ये तो थे इनके मेजर डिफरेंसेस। अब देखेंगे हम कि जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें जो रिएक्शंस एंजाइम्स इन्वॉल्व है उसकी ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? इनमें फ्लूइड के थ्रू होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स जो मौजूद होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी से वो रिलीज हो रहे होते हैं, उनके थ्रू होती है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जो रिलीज ऑफ केमिकल्स और हार्मोन्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वो किसके थ्रू होती है? वो वाटर के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? वाटर के थ्रू होती है। अब ये तो हो गए इनके पैरेलल डिफरेंसेस जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, ये मैंने आपको बता दिए। बट अब भी इनके जो बेसिक्स हैं, केमोटैक्टिक अट्रैक्शन भी इन दोनों में मौजूद होगी और एक्रोसोमल रिएक्शंस भी इन दोनों में मौजूद होंगे। बट एक्रोसोमल रिएक्शन का इसका मेजर डिफरेंस जो है वो टाइम का है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में उस वक्त एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे जब एग और स्पर्म आपस में मीटअप होंगे, जबकि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जब एग और स्पर्म एक डिस्टेंस में मौजूद होंगे उसी वक्त ही एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो इनमें मेजर डिफरेंस है वो किस चीज का है? टाइम का है। ये अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन में जो केमोटैक्टिक अट्रैक्शन है वो किस तरह होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब मजीद इसको डिस्कस करने से पहले हम अपना जो लेक्चर है उसको इजी बनाने के लिए 3 तरह के सवालात रख देते हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि डिफरेंट तरह की स्पीशीज के एग्स और स्पर्म आपस में क्यों नहीं मिल सकते, उनके थ्रू फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती। तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब हम देख लेते हैं कि हमने बात की कि जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें होते हैं पिन पॉइंट रिएक्शंस। पिन पॉइंट रिएक्शंस का मतलब है कि एक खास तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे, उसके बाद ही वो नेक्स्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। अब जो एग और स्पर्म का आपस में मैच होना या एक दूसरे से फ्यूज होना है वो डिपेंड करता है कि खास तरह के जो कंपैटिबल रिसेप्टर्स हैं उनके साथ कंपैटिबल मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाएं। अगर तो खास तरह के कंपैटिबल मॉलिक्यूल्स खास तरह के कंपैटिबल रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं होते तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में पिन पॉइंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। क्या हो रहे हैं? पिन पॉइंट रिएक्शंस। पिन पॉइंट रिएक्शन, पिन पॉइंट रिएक्शंस को समझने के साथ साथ हम एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समझ जाएंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन एट द स्पॉट क्यों स्टार्ट होता है, मतलब जब एग और स्पर्म मिलते हैं तब क्यों स्टार्ट होता है, उससे पहले स्टार्ट क्यों नहीं होता जैसा कि स्टार्ट होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जबकि वो डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं। इसका सबसे आसान जवाब ये है कि जो हमारे पास एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, एक्रोसोमल एंजाइम है, ये सिंपली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन इनको क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक आउट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इनको डिसॉल्व कर लेते हैं।
इसका मतलब जो एक्रोसोमल एंजाइम है उनको एक्टिव होना चाहिए सिर्फ उसी वक्त जब वो एग और स्पर्म का आपस में मैचअप हो, ताकि एग और स्पर्म की लेयर्स ही सिर्फ टूट सके, क्योंकि जो एग और स्पर्म की मेम्ब्रेन है वो भी इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और जब हम देखते हैं कि हमारे पास वेजाइना है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, अब ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी फॉर्मेशन, ये इनकी जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब अगर एक्रोसोमल एंजाइम्स डिस्टेंस से ही एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वेजाइना से ही अगर एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए कुदरत ने यह फैसला किया है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में एक्रोसोमल रिएक्शन उसी वक्त स्टार्ट होंगे जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे, एक खास पॉइंट पे आके अटैच होंगे। अब हम देखेंगे कि इस केस में तो पिन पॉइंट रिएक्शंस हो रहे हैं, एक्रोसोमल एंजाइम्स एक दूसरे से उस वक्त एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इस तरह क्यों नहीं होता, वो अब हम देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा, एक खास तरह का बहुत बड़ा समंदर होता है जिसमें हमें पता नहीं है कि बाय चांस एक दूसरे से एग और स्पर्म मैच हो सकेंगे, मीटअप हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ये होता बाय चांस एक्टिविटी है। अब हम देखेंगे, लेट करें कि ये हमारे पास स्पर्म है और ये हमारे पास एग है, और जब ये स्पर्म और एग एक खास जगह पे आ जाते हैं, एक डिस्टेंस में मौजूद होते हैं, तो एग से खास तरह के जो केमिकल्स हैं वो जाते हैं एज अ सिग्नल, केमोटैक्टिक अट्रैक्शन के तौर पर किसके पास, स्पर्म के पास, वो रिलीज हो जाते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि समंदर में खास तरह का उनमें डिस्टेंस मौजूद होता है, ठीक है, इसके अलावा उनमें एक तो डिस्टेंस का इशू है, डिस्टेंस, दूसरा उनमें पॉल्यूशन हो सकती है, वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। अब इस केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इसके दो नुकसानात हैं, एक तो डिस्टेंस उनमें बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से प्रोबेबली अगर फीमेल ना हुई तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, दूसरा उनमें पोल्यूशन मौजूद होती है पानी में जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो एक डिस्टेंस में मौजूद होने की वजह से अगर यहाँ पे केमिकल्स, केमोटैक्टिक केमिकल जो कि अट्रैक्ट करेंगे एग, स्पर्म को एग की तरफ, ठीक है, वो अगर जल्दी रिलीज हो जाएंगे, ये इसके पास जाएगा और ये चांसेस बढ़ा देगा कि ये जल्दी से आपस में फ्यूज हो जाए। जबकि इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारे पास डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होता, एक तो डिस्टेंस की सिक्योरिटी हमें मिल गई, दूसरा पॉल्यूशन का इतना ज्यादा कोई रोल नहीं होता। ये जो यहाँ पे जो ये हमारे पास नुकसान है, वहाँ पे फायदे हो रहे हैं कि वहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पॉल्यूशन भी नहीं है। वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर क्या है, हमारे पास एक सिक्योरिटी है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, इसमें बैरियर्स बहुत कम है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कि इनकी एक्टिविटी किस तरह होती है। हम देखेंगे कि जो हमारे पास खास तरह के केमोटैक्टिक केमिकल्स होंगे, केमोटैक्टिक केमिकल्स वो क्या करेंगे, एक लेट करें ये स्पर्म है, स्पर्म को एक्टिवेट करेगा एग, ये एग है, ये स्पर्म है, ठीक है, एग से खास तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे, वो जाएंगे स्पर्म के पास। स्पर्म के पास जब पहुंचेंगे तो स्पर्म के खास तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, एग से जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं उनके रिसेप्टर्स मौजूद होंगे स्पर्म के पास, वो खास तरह के रिसेप्टर्स के साथ आके ज्वाइन हो जाएंगे। जब वो इसके साथ ज्वाइन होंगे तो ये क्या होगा, हमें पता है कि पिन पॉइंट रिएक्शंस होते हैं, ये आगे एग के जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है इसके रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे और खास तरह के अदर स्ट्रक्चर्स को एक्टिव कर देंगे, जिसकी वजह से स्पर्म की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। हमें पता है सबसे पहले जो एग और स्पर्म होते हैं वो दोनों इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं, बट जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने लगता है तो क्या होता है, एग से खास तरह के मटेरियल जाते हैं, स्पर्म को एक्टिव करते हैं, फिर स्पर्म से खास तरह के जो हमारे पास केमिकल्स कह लें वो रिलीज होते हैं, वो जाते हैं एग के पास,
और एग के पास जाके एग की एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। लेट करें कि सबसे पहले हमारे पास एग से केमिकल रिलीज हुए, रिसेप्टर साइट पे अटैच हुए, उन्होंने क्या किया, जो इनएक्टिव स्पर्म था उसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब यही एक्टिव स्पर्म क्या करेगा, हमारे पास केमिकल रिलीज करेगा। लेट करें वही एक्रोसोमल एंजाइम्स यहां से रिलीज हो गए, वो क्या करेंगे, एग की जो साइट है, एग की जो वॉल है, इसके साथ अटैच हो जाएंगे और क्या करेंगे, इसे ब्रेक आउट कर देंगे। इसके बाद जो इसके इंटरनल फीचर्स हैं उनको एक्टिव कर देंगे। जब ये यहाँ तक फ्यूज हो जाएंगे तो इसकी वजह से इसकी जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी में फर्क आ गया और इसका जो एग का मेटाबॉलिज्म था वो एक्टिव हो गया। ये तो बात हो गई कि हमने किस तरह इसका डिस्कस किया कि ये एग एंड स्पर्म आर interdependent on each other, interdependent on each other, interdependent on each other। अब हमारे पास क्या होगा कि यही इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम पैरेलल वे में लेकर चल रहे हैं। अब हमने देखा था कि जो इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें खास तरह की एग के गिर्द लेयर होती है जिसे हम कहते हैं वाटर लाइन लेयर, वाटर लाइन लेयर, उसको हम नाम देते हैं वाटर लाइन लेयर का। और जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके जो एग के गिर्द खास तरह की सख्त लेयर मौजूद होती है, केमिकल लेयर मौजूद होती है, उसको हमने नाम दिया था जूना पेलुसिडा का, उसको हमने नाम दिया था जूना पेलुसिडा का नाम दिया था। अब देखिए जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एग से किसी तरह का कोई भी केमिकल रिलीज नहीं होगा, ठीक है, जो एक्रोसोमल रिएक्शन जिन्होंने स्टार्ट करने या केमोटैक्टिक अट्रैक्शन करनी है, क्योंकि एग तो ओविडक्ट में मौजूद है, तो जोना पेलोसिडा तो उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है, एक केमिकल लेयर का काम कर रही है। जबकि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो उसका एग होता है उसके गिर्द एक होती है वाटर लाइन लेयर, उसके गिर्द एक लेयर होती है वाटर लाइन लेयर। वाटर लाइन लेयर के साथ एक और भी लेयर मौजूद होती है जिससे क्या होता है, हमारे पास एक खास तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, वो वाटर में केमिकल जाएंगे, वाटर से स्पर्म तक पहुंचेंगे, स्पर्म को एक्टिव करेंगे, स्पर्म में अट्रैक्ट होगा एग की तरफ और उसके बाद वो फ्यूजन का प्रोसेस होगा। अब यहाँ तक तो हमने ये जनरल बातें कर ली, जनरल डिस्कशन कर ली। अब हम देखेंगे कि एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे मिलर ने, यही कंफर्म करने के लिए कि एग स्पर्म अट्रैक्शन होती किस तरह है। मिलर ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये एक खास तरह के सिलेंट्रेटा पे किए थे। अब वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे। अब हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि ये कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, फिर लास्ट पे हम ओवरव्यू ले लेंगे कि हमने कौन कौन सी बातें आज डिस्कस की। तो मिलर ने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, मिलर एंड हिज टीम, मिलर साइंटिस्ट था और उसकी जो टीम थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे एक सिलेंट्रेट पे। इस पे एक सिलेंट्रेट पे, सिलेंट्रेट का नाम क्या था उसका, आर्बेशिया पंक्चुलेटा, उसका नाम था आर्बेशिया पंक्चुलेटा, आर्बेशिया पंक्चुलेटा। अब देखिए आर्बेशिया पंक्चुलेटा पे उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन वो क्या थे, इसको हम क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। कि उन्होंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की आया कि फर्टिलाइजेशन एक रैंडम प्रोसेस है या रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसका क्या मतलब है रैंडम प्रोसेस है या नहीं है, कि किसी भी स्पीशीज के एग किसी भी स्पीशीज के स्पर्म के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसने सबसे पहले क्या काम किया, उसने सबसे पहले ये काम किया कि जो एक खास तरह की, ये देखें एक लेट करें ये स्पर्म है, इस स्पर्म को फ्यूज किया किसके साथ, इस तरह के स्ट्रक्चर, सेम स्पर्म को सेम स्पर्म के स्पीशीज के साथ किया, तो ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो गई। फिर उसने एक और तरह के स्पर्म को, ये देखें इसकी स्ट्रक्चर इस तरह कर देते हैं,
सेम मतलब आर्बेशिया पंक्चुलेटा किसी स्पीशीज के एग के साथ फर्टिलाइज करने की कोशिश की तो ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। इसी तरह देख लें कि अगर कोई और स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर दिया ये स्टार की तरह, ये और स्पीशीज के स्पर्म मिले एग के साथ, ये फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब देखें हम इससे दो बातें अखज़ कर सकते हैं। एक तो सेम स्पीशीज के स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि एग डिसाइड कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी। इनकेस देखिए यहाँ पे स्पर्म डिफरेंट थे, एग सेम रखा हमने, तो इस पे हमने देखा जो सेम टाइप ऑफ एग और स्पर्म स्पीशीज थे उन्होंने अब एक दूसरे के साथ क्या किया, फ्यूज हो गए, ये हो गया। अब इस हमने दो बातें यहाँ से सीख ली। एक तो कि सेम स्पीशीज के एग और सेम स्पीशीज के स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे, बट ये फ्यूजन का फैसला, फर्टिलाइजेशन का फैसला कौन करेगा, एग करेगा। एग विल डिसाइड्स ऑफ मैचअप और फ्यूजन। दूसरा हम देखेंगे कि जो स्टेजेस हैं कि किस स्टेज पे जाके, अब हम ये तो हमें पता चल गया कि ये फर्टिलाइजेशन जो है रैंडम नहीं है। अब हम देखेंगे कि, और ये भी हमने देख लिया कि कौन डिसाइड कर रहा है, एग डिसाइड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एग की कौन सी स्टेज है जो कि फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा कि इज फर्टिलाइजेशन रैंडम और नॉट। फर्टिलाइजेशन, अब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन इज नॉट रैंडम, फर्टिलाइजेशन इज नॉट रैंडम। अब हम दूसरा हमारे पास सवाल था कि जो फ्यूजन होगी एग की किस स्टेज पे होगी, एग स्टेजेस लेट करें। अब हमारे पास स्पर्म तो मैच्योर था, एक स्पर्म अप्लाइड जो था उसको उन्होंने एक जो कंप्लीट एग है उसके साथ फ्यूज करवाया, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, वही मैच्योर स्पर्म अप्लाइड उसको क्या किया, एक और एग की स्टेज के साथ डिस्कस कर लिया, जिसे वो गोनिया कहते हैं। वो गोनिया की स्टेज पे उन्होंने फर्टिलाइजेशन कराने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। इसी तरह एग की कोई भी इमेच्योर फॉर्म देख ले, वो गोनिया, वो साइट्स, कुछ भी, उसके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन उसी वक्त होगी जब हैप्लॉइड मैच्योर स्पर्म मैच्योर एग के साथ, एग स्ट्रक्चर, एग लाइक स्ट्रक्चर मैच्योर एग के साथ फ्यूज होगा, तो उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने देखा कि कितनी अमाउंट ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि जो इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो अर्बेशिया पंक्चुलेटा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। अब हमने ये भी देख लिया कि एग इन्वॉल्व है, फिर हमने देख लिया कि मैच्योर एग इन्वॉल्व है। अब हम मजीद देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि क्वांटिटी कितनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्वांटिटी अब एग से जो खास तरह के स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन में, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो मिलर और उसकी टीम ने ये ऑब्जर्व किया कि इवन अ सिंपल ड्रॉप इन मिलियंस ड्रॉप्स ऑफ वाटर वो फर्टिलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर सकता है। अब क्वांटिटीज को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अब मिलर ने क्या किया था थर्ड नंबर पे, कि विच थिंग इज इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। एग के ऊपर ऐसी कौन सी चीज है जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। अब इन केस ऑफ अर्बेशिया पंक्चुलेटा हमारे पास दो लेयर्स है, एक वाटर लाइन लेयर है, दूसरी हमारे पास है जेली लेयर है। हमारे पास कौन सी लेयर है, एग जेली लेयर। ये देखें, अब दो तरह की लेयर्स हैं हमारे पास अर्बेशिया पंक्चुलेटा में, एक वाटर लाइन लेयर है, दूसरी एग जेली लेयर है। अब उसने ये यहाँ तक तो हमें मालूम हुआ कि एग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और कंप्लीट जो मैच्योर एग है वो इन्वॉल्व हो रहा है। थर्ड नंबर पर उन्होंने ये देखा कि एग के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि केमोटेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि दो लेयर्स मौजूद थी, वाटर लाइन लेयर और जेली लेयर। सबसे पहले उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वाटर लाइन लेयर भी मौजूद थी और जेली लेयर भी मौजूद थी। इस केस में फर्टिलाइजेशन हो गई।
फिर उन्होंने क्या किया, वाटर लाइन लेयर को रहने दिया और जेली लाइन लेयर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वाटर लेयर को रहने दिया, जेली लेयर को रिमूव कर दिया। इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, जेली लेयर को रहने दिया, वाटर लाइन लेयर को रिमूव कर दिया, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगी। फिर उन्होंने क्या किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, वाटर लेयर को भी रिमूव कर दिया और जेली लेयर को भी रिमूव कर दिया। इस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि जो जेली लेयर है, एग जेली लेयर वो इन्वॉल्व हो रही है फर्टिलाइजेशन में। अब ये फर्टिलाइजेशन में हमें पता चल गया ये कि एग जेली लेयर इन्वॉल्व हो रही है। अब हम ये उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट किया कि एग जेली लेयर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इवन अ सिंपल ड्रॉप इन मिलियंस ड्रॉप ऑफ वाटर वो क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट कर सकता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर पांचवें नंबर पर उन्होंने ये देखा कि जेली लाइक जो एग जेली लेयर है, जो एग उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो कि इन्वॉल्व होती है केमोटैक्टिक अट्रैक्शन में और उसके बाद फिर इन्वॉल्व होती है फर्टिलाइजेशन में। जब उन्होंने मजीद इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि एक खास तरह की 14 अमीनो एसिड प्रोटीन है। 14 अमीनो एसिड प्रोटीन, एक प्रोटीन जो कि 14 अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल है, जिसे कहते हैं रीसेक्ट प्रोटीन। ये इन्वॉल्व होती है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, केमोटैक्टिक अट्रैक्शन के लिए और एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। कौन सी प्रोटीन, रीसेक्ट प्रोटीन। हमें पता है कि जो खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। इसका मतलब जो खास तरह की लेयर्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं तो वो अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद डिफरेंट तरह की लेयर्स को या प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। सेम तरह का रोल रीसेक्ट प्रोटीन हमारे पास करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर हमने इसकी टाइप्स देखी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। फिर हमने इसके पैरेलल डिफरेंसेस देखे। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर होती है, जो एक्सटर्नल है वो आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। फिर हमने देखा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक्रोसोमल रिएक्शंस हैं वो डिस्टेंस से स्टार्ट नहीं होते, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में है वो डिस्टेंस से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो एक्रोसोमल रिएक्शन है इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसमें केमिकल्स एग से रिलीज नहीं होते बल्कि उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक से डिफरेंट तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जो एक्रोसोमल बैग्स हैं या रिएक्शंस हैं या एंजाइम्स हैं या केमोटैक्टिक केमिकल्स हैं वो एग से रिलीज होते हैं। किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, वाटर के थ्रू। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, फ्लूइड रिलीज होता है, वो डिफरेंट तरह के फ्लूइड्स के थ्रू अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जो मेजर डिफरेंसेस है फिर इनमें एक्रोसोमल रिएक्शन के स्टार्ट होने का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, ये लेट स्टार्ट होता है, ठीक है, जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं, जब यूट्राइन क्रिप्स तक पहुंच जाता है स्पर्म, उस वक्त ये एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। क्योंकि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब एग और स्पर्म स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ रिलीज हो जाएंगे वाटर के अंदर, तो एक्रोसोमल रिएक्शन का स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि ये किस तरह पिन पॉइंट रिएक्शन है, मतलब कि जो स्पर्म और एग हैं इनके ऊपर खास तरह के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स अगर इनके कंपैटिबल मॉलिक्यूल्स अपने कंपैटिबल रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। फिर हमने देखा कि जो केमोटैक्टिक अट्रैक्शन है वो हर उस स्पीशीज में मौजूद होगी जिसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है। फिर इसके बाद हमने यही देखा कि एक्रोसोमल रिएक्शंस किस तरह स्टार्ट होते हैं। लेट करें कि ये जो एग और स्पर्म की एक्टिविटी है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एग सबसे पहले रिलीज करेगा केमिकल्स, वो जाके स्पर्म को एक्टिव करेगा, फिर स्पर्म से केमिकल रिलीज होंगे, वो जाके एग लेयर्स को एक्टिव करेंगे, जिसकी वजह से एग का मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा। इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। फिर हमने डिस्कस किया कि मिलर के एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने फर्टिलाइजेशन के ऊपर किए थे, उसमें हमने 5 बेसिक क्वेश्चंस के
आंसर्स फाइंड आउट किए। सबसे पहले हमने देखा जो फर्टिलाइजेशन है वो एक रैंडम प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस नहीं है, मतलब कि किसी भी स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज के एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। फिर हमने इसमें एक एक्सेप्शन है म्यूल की, खच्चर जिसे हम कहते हैं, उसमें क्योंकि म्यूल एक स्पीशीज नहीं है, क्योंकि स्पीशीज की क्वालिटी है कि वो फर्टाइल होती है फॉर नेक्स्ट जनरेशन को फर्टाइल करती है, मतलब बच्चे पैदा करती है। तो म्यूल का इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें एक घोड़ा और एक डंकी के एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, बट वो जो उनके डिसेंडेंट्स जो उनके मतलब डाटर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी नहीं होती, फर्टिलिटी नहीं होती, तो वो स्पीशीज में नहीं आएगा। तो फिर हमने देखा कि ये रैंडम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। फिर हमने देखा कि किस स्टेज पे एग की किस स्टेज पे जाके फर्टिलाइजेशन होती है। हमने देखा कि जो मेच्योर एग फर्टिलाइजेशन करता है। फिर हमने डिस्कस किया कि एग में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। हमने देखा कि वाटर लाइन लेयर थी, जेली लेयर, एग जेली लेयर थी। जो बेसिक थी एग जेली लेयर वो इन्वॉल्व थी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। फिर हमने देखा कि एग जेली लेयर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है। फिर उसका जवाब हमने देखा कि जो इवन अ सिंपल ड्रॉप कैन बी एबल टू फर्टिलाइज। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एग जेली लेयर में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। वो हमने देखा 14 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल एक रीसेक्ट प्रोटीन है। ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि जोलॉजी या बायोलॉजी के रिलेटेड कोई भी लेक्चर आता है आप तक बर वक्त पहुंच सके। ये था हमारे पास आज का लेक्चर फर्टिलाइजेशन का देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि किसी भी स्पीशीज में देख लेंगे कि उसमें फर्टिलाइजेशन किस तरह हो रही है। उसमें हम फिर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ये इन दो प्रोसेस के हवाले से कि केमोटैक्टिक अट्रैक्शन किस तरह होगी और एक्रोसोमल रिएक्शन किस तरह स्टार्ट होंगे और किस तरह से एंड होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।